नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए जो पार्ट 4 है 2 सितंबर वाले पेपर का। और ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोज़ हैं, 3 पार्ट हैं, वो अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 3 है, 2 है एंड 1। आप जाके देख लीजिएगा। अराउंड इसमें 30 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम अगेन 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल। आपके जो एग्ज़ाम में आने के लायक जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी की सारी। और मैं, आपको पता है मेरा फंडा क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं उनका कटआउट भी लगाता हूँ साथ में, ताकि ये वेरीफाइड हो जाए कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्यूज में बहुत बार। अब ऐसा तो है नहीं मैं सारे के सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, लेकिन ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है रिसेंटली। ऐसा नहीं बहुत पुराना लगा रहा, रिसेंटली आपके जो 2023 के जो साइकिल्स कंडक्ट हुए उनके ही। और आपके लिए मैं कुछ बड़ा भी प्लान कर रहा हूँ जो आपके दिसंबर एग्ज़ाम के लिए शायद मेरे को लगता है गेम चेंजर क्लास हो सकती है वो। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा टाइम निकाल के उसको भी कंप्लीट करने की। और ये हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फ्रॉम हियर। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ई स्क्वायर एकेडमिक्स को। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है एनर्जी वाले सेक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्शन है उसमें से, कि इन बायोडीजल मेकिंग हम क्या मिक्स करते हैं कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, मिक्स विद द वेजिटेबल ऑयल। तो इसका सिंपल सा जो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल था, इसका आंसर वो ग्लिसरॉल था। अगर आपने बायोडीजल मेकिंग की जो प्रोसेस पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि जो बेसिक बायोडीजल प्रोडक्शन है उसकी प्रोसेस क्या है कि हम सबसे पहले जो मिथेनॉल कैटलिस्ट, ये तो आपकी रिसाइकलिंग वाली प्रोसेस होती है, उसमें से आता है। हम करते हैं जो ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है, उसमें हम जो फैट्स होती है लिपिड्स उनको कन्वर्ट करते हैं बायोडीजल में विद द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। देन बाद में ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन होकर जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं इनमें से भी जो फैट निकाल के इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन करके हम इसको क्रूड बायोडीजल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर बायोडीजल मेकिंग। इसको रिफाइन करके हम बायोडीजल प्रोडक्शन कर लेते हैं। फिर इससे और भी बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स उनका भी फॉर्मेशन होता है। देन हम जो क्रूड ग्लिसरीन है इसका मिक्सचर किया जाता है। देन उसको रिफाइन करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आपको याद होना चाहिए। देन इसको वापस हम मिथिलो रिकवरी के लिए भेज देते हैं। फिर ये अगेन आपके यूज़ हो सकता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, जो बेसिक बायोडीजल बनाने का प्रोसेस यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा था? ग्लिसरॉल। अब बायोडीजल से रिलेटेड आपके जो और भी क्वेश्चन आ रखे हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड, वो देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपके सितंबर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, सितंबर 2022 वाला। पूछा है आपको कि विच प्रोसेस फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन और रो फैट इनटू द बायोडीजल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। जैसा कि मैंने बताया था ट्रांस एस्टरिफिकेशन या एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसमें हम क्या करते हैं आपके जो बायोडीजल रो फैट है, रो फैट या लिपिड्स, लिपिड्स इनको हम कन्वर्ट करते हैं बायोडीजल में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल्स। तो आप याद रखना ही जनरल रिएक्शन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन, बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब मैं और चीज़ें बताऊं तो आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टोरिफिकेशन। टोरिफिकेशन में क्या करते हैं हम, जो भी आपका बायोमास होता है उसको हम और कंबस्टेबल बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज करता है। जैसे बायोमास प्रॉपर्टीज टू प्रोवाइड बेटर फ्यूल क्वालिटी और कंबस्टन। और इसको उससे पहले टोरिफिकेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो 200 से लेकर के 320 डिग्री सेल्सियस है उस पर इसको हीट किया जाता है, पायरोलिसिस प्रोसेस की जाती है। पायरोलिसिस प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना इसका पायरोलिसिस किया जाता है। तो टोरिफिकेशन आप याद रखना, इसमें पायरोलिसिस होता है। देन उसके बाद में हम कंबस्टन कर सकते हैं। कंबस्टन यू नो द कंबस्टन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फिर हम बात करें तो एक प्रोसेस और होती है सेकराइजेशन। सेकराइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज जो मटेरियल होते हैं इनटू फर्मेटेबल शुगर्स।
को शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेबल हो सके जो, इज ए कंसिडरेबल कॉस्ट इन द बायोमास और बायो प्रोडक्ट पाइपलाइन। और आफ्टर सेकराइजेशन जो लिग्निन रिच सॉलिड्स होता है इज सेपरेटेड फ्रॉम द शुगर रिच एक्वस फेज यूजिंग ए डिकेंटर और बास्केट सेंट्रीफ्यूज डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, बाद में उसका सेंट्रीफिकेशन करके हम उस प्रोसेस से जो भी आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेकराइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो आपका मेनली सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, इनको हम फर्मेंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ये लिग्निन रिच जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें। और हम बायो फ्यूल या बायोडीजल के रिगार्डिंग हम बात करें तो बायोफ्यूल मिशन आपका एडोप्टेड हुआ था 2023 में। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 2023 में विद द लॉन्च ऑफ द नेशनल बायोडीजल बायोथेनॉल। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, आपका नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, ये आपका कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 2023 में। अब देखिए, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है वो 2009 में आई थी, जिसको रिवाइज करके हम 2018 में इनको रिवाइज किया था। ठीक है, और 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है वो 2030 तक हमको करनी है। हमारे जो भी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका यूज़ करते हैं हम, तो आपको पता है ब्लेंडिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है, जिसमें आपके जो पेट्रोल और डीजल होते हैं उनमें बायोफ्यूल का मिक्स अप करते हैं अलग अलग रेशियोज़ में। तो हमको जो E20 है, इथेनॉल 20 या फिर बायोफ्यूल्स, उनको 20% की ब्लेंडिंग हमको 2030 तक अचीव करनी है, ये हमारा जो टारगेट है। अब जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो लेके आए थे या उसको रिवाइज किया था, अमेंडमेंट किया था इसमें 2018 में, तो उसमें बायोफ्यूल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो बेसिक बायोफ्यूल होते हैं वो 1G, जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, बायो इथेनॉल हुआ या बायोडीजल्स हुए। देन 2G में आपका इथेनॉल और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है या प्रोपीन फ्यूल्स हैं, उनकी वजह से हम जनरेट कर सकते हैं। फिर जो बायोलॉजिकल जो CNGs होती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज है विद द हेल्प ऑफ एल्गीज माइक्रोब्स, उनकी वजह से हम जनरेट कर सकते हैं, वो होता है आपका 3 जनरेशन। और 4G में आता है आपका जो प्लांट्स है और इंजीनियरिंग क्रॉप्स होती हैं, उनके हेल्प से हम बायोफ्यूल्स जनरेट करते हैं। तो ये सारी ये थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, जो आपका इंटरनेशनल बायोडीजल डे है वो सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को, 10 अगस्त को। अब याद रखना आप 2003 में क्या आया था, जो आपका बायोफ्यूल मिशन है वो आया था। 9 में आपके जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, देन 18 में इस पॉलिसी को हमने रिवाइज किया था। अब बायोडीजल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका भी गठन किया गया था आपके अंडर दिस मिशन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और पूछ रखा है कि विच प्लांट और ट्री हैज़ बीन रिकमेंडेड इन द इंडिया फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जो करंज है का काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे हम बायोडीजल मेकिंग करते हैं इंडिया में। इसको पुगल भी बोलते हैं या पोंगमैया पिन्नाटा। इसमें मैंगो, वीट, शुगर केन ये अभी इतने मास लेवल पर रिकमेंडेड नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे आपके शुगर केन को भी इस रेस में लेके आए रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पोर्सन से, कोर केमिस्ट्री पकड़ लो आप, 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री, ये पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताना, जो आपके सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन से है, या तो सल्फर है या नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी नाइट्रोजन आपका एमीन फॉर्म में प्रेजेंट है, एमीन्स के कंपाउंड में, तो नाइट्रोजन का जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपका होता है -3। ये आप याद रख लेना, ये गांठ बांध लेना। ठीक है, कभी भी नाइट्रोजन जो आपका एमीन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 होता है। तो डी का तो आपका हो गया 4। देन हम बात करें तो HS की, HS इसके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और S है तो H का हमको पता है +1 होता है। वो अगर राइट साइड में हम मूव करेंगे तो इसका ये भी -1 हो जाएगा, -1 ये दोनों जुड़ के आपका जो HS है, इसके जो सल्फर एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -2। अगर हम इन दो ऑप्शन को अगर मैच करने की कोशिश करें तो आपके पास
जो ये दो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचता है आपके ये N2 और H2। N2 आपको पता है आपके ग्रीन हाउस गैस है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम में, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है X हम मान लेते हैं और ऑक्सीजन है तो इसको उधर भेजेंगे तो -2 ये हो जाएगा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर ये -2 यहाँ था, यहाँ पर ये राइट साइड में जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और x +2/2 = +1 ये हो जाएगा आपका N2 का, और H2 का पीछे रहा वो -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गलत होना नहीं चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, एक तरह से यूपीएससी कैटेगरी का क्वेश्चन है। करंट में जो भी आपके रामसर साइट्स रहती हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में आपके नेशनल पार्क हुआ या रामसर साइट्स हुई या वेटलैंड्स हुए, सारे के सारे अपने इंडियाज़ में लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे इनसे क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ पूछता है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा था मैच ऑफ द फॉलोइंग का। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन इंस्पायर था आपका अगेन प्रीवियस ईयर से। ये भी क्वेश्चन आपके अराउंड सितंबर वाले ही साइकिल में आ रखा है, 2020 के किसी पेपर में था। देखिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर ये रामसर साइट से दे रखी है, ये पोंग डैम लेक है। ये क्वेश्चन आपका शायद तक ड्रॉप था तो मैं बता देता हूँ। जो पोंग डैम लेक है आपका, जो ब्यास डैम है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश इसका थर्ड होगा। देन हरिके बैराज है, हरिके डैम या हरिके लेक, वो आपका पंजाब में लोकेटेड है। फिर पॉइंट केलिमर है, याद रखना ये नाम, पॉइंट केलिमर, ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। पॉइंट केलिमर मेनली फेमस है कि एक तो साउथ इंडिया में है तमिलनाडु में, और ये आपके मेनली फेमस है कंजर्वेशन ऑफ सी एंटीलोप, एंटीलोप्स होते हैं जो वो सी ऑर्गेनिज्म है, इनके कंजर्वेशन के लिए फेमस है आपका पॉइंट केलिमर। फिर कोलेरूर लेक है, वो आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। और जो पॉइंट केलिमर लेक है वो आपका, इसको साउथ इंडिया में वहाँ पर कोडेकरई या फिर केप भी बोलते हैं, केलिमर 8 कोरोमंडल कोस्ट पर लोकेटेड। कोरोमंडल कोस्ट यू नो दैट, जो हमारे इंडिया का तमिलनाडु के साइड का जो कोस्ट एरिया है, कोस्टल एरिया, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें। पॉइंट केलिमर डेल्टा रीजन ऑफ कावेरी रिवर पर लोकेटेड है, और चीज़ें बता रहा हूँ। देन वेंदा रमन फॉरेस्ट, इनके आसपास के रीजन में जो फॉरेस्ट है कौन से हैं, वेदारण्यम फॉरेस्ट है, ऑल्सो है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ये आपका वहाँ पर पॉइंट केलिमर जो रीजन है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन पर आओ जो आपका 2 सितंबर को पूछा था। इसमें देखिए पॉइंट केलिमर है, इजीली मैच कर देते तमिलनाडु। अगर बी को आपने थर्ड से मैच किया तो आप दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर देता, आ गए 50-50 पर, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर आप अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता तो आपके लिए चीज़ें लगभग काफ़ी आसान हो जाती। देन हम बात करें तो वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो लेक है वो आपका, वेम्बनाड आपको पता है केरल में लोकेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में, काफ़ी नाम है इस लेक का, वेम्बनाड लेक केरल में। देन हम बात करें तो रुद्र सागर, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो सकता था कि जो कंजली लेक है और रुद्र सागर लेक है, कई बच्चे मेरे को लगता है रुद्र सागर को पंजाब से मैच कर दिया होगा और कंजली लेक है उसको त्रिपुरा से मैच कर दिया होगा, बट ऐसा नहीं, ये दोनों उल्टे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जो रुद्र सागर लेक है वो आपका त्रिपुरा और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है रुद्र सागर लेक। और जो आपका कंजली लेक है वो आपका पंजाब में मेनली लोकेटेड है, पंजाब के कपूरथला रीजन में, कपूरथला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है कंजली लेक। तो आप याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आप ये चीज़ें रामसर साइट्स एक बार आप बता देना मेरे को कि अगर इन रामसर साइट्स या ये सारे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, नेशनल पार्क हुआ, वेटलैंड्स हुए, इन पर अलग से लेक्चर लेना है या नहीं लेना, वो आप कमेंट में बता देना मुझको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एनवायरमेंटल जियो साइंस।
अलग ही लेवल पर इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें आपको पूछा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट कंटेन यूजुअली लार्ज मिनरल ग्रेन इज कॉल्ड। सिंपल सी चीज़ पूछी थी, कौन सी इग्नियस रॉक है जो इंट्रूसिव है और लार्ज मिनरल ग्रेन्स उसमें होते हैं। तो इसका जो हम देखें तो सिंपल सा आंसर, पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए इसमें बेसाल्ट है, बेसाल्ट आपको पता है, बेसाल्ट आपका एक्सप्लोड होकर बाहर आता है, तो ये आपका इंट्रूसिव है नहीं, एक्सक्लूसिव होगा इसका। बेसाल्ट है ये तो आपका एक्सक्लूसिव होता है, और एक्सक्लूसिव जो रॉक्स होती है वो इग्नियस लावा होता है, वो बाहर आ जाता है, तो उसका जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है। जो उसमें ग्रेन साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें लार्ज और जो कोरस ग्रेन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, इग्नियस ग्रेन्स। तो आप ये ध्यान रखना। फिर हम बात करें तो रायोलाइट, रायोलाइट अगेन आपके ये एक्सक्लूसिव रॉक है, एक्सक्लूसिव। इसमें भी जो कोरस ग्रेन है वो होंगे। पिग्मेटाइट है वो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा आपका पिग्मेटाइट, जो कि इंट्रूसिव रॉक्स है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, और इसके जो मिनरल्स ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं या कोरस साइज के होते हैं। जबकि रायोलाइट है और बसाल्ट है, इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका पिग्मेटाइट। ऑब्सिडियन आपको पता ही है, सिलिकेट मिनरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन एनर्जी वाले सेगमेंट से पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आपको मेनली पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन पावर कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रहा एक हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें को पता है जो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके फिर उसको ग्रिड के थ्रू सप्लाई किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा था, तो ये एक जनरल डायग्राम है हाइड्रो पावर प्लांट का या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये आपका डैम स्ट्रक्चर है और ये रिजर्वायर है, यहाँ पर पानी लोकेटेड होता है, फिर हम पानी रिलीज करते हैं यहाँ से। यहाँ टर्बाइन होता है लोकेटेड, वो जनरेटर टर्बाइन को घुमाता है, फिर जनरेटर से वो लाइट जनरेट होती है। अब जो मेन चीज़ है वो है आपका हाइट, टोटल हाइट आपको दिख रहा होगा कि जो डैम की ऊंचाई है और लोअर लेवल पर जो पानी का लेवल है, वो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं टोटल हाइट। इसको डेल एच या एच भी बोल सकते हो। फिर अब जो पावर का फॉर्मूला होता है हाइड्रो पावर प्लांट का, वो आपका होता है रो जी एच, रो जी एच। अब ये कौन कौन सी चीज़ों पर रो जी एच नहीं, ये होता है क्यू जी एच। ठीक है, सॉरी, वो स्टैटिक है, वो पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला याद आ गया। तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका क्यू जी एच। क्यू आपका यहाँ पर मेनली होता है फ्लो रेट, फ्लो रेट ऑफ वाटर। फिर हम बात करें तो जी होता है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड, जो ग्रेविटी कांस्टेंट है होता है। देन एच होता है आपका हेड या हाइट, जो मैंने बताया यहाँ पर टोटल हेड, टोटल हाइट, वही आपका टोटल हेड होता है। तो जो पावर कोफिशिएंट होता है, पावर कैपेसिटी, वो आपके मेनली इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से आपको पता चल गया होगा, जो बी है और डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ऐसे ही आपको जो विंड पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पावर कोफिशिएंट है, वो सारी चीज़ें वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए उनकी पावर्स के साथ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगेन देन हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डज नॉट कंटेन क्लोरीन एटम इन दिस स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन अगर आप ये ऐसे नहीं कर पाओगे जब आपको इन सारों के बारे में पता नहीं होगा। मिथोक्सिक्लोर, इसके नाम से पता चल रहा था कि इसमें क्लोरीन तो होगा,
ये आंसर आप ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। देन मायरेक्स, मेलाथियोन एंड एंडोसल्फान। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर फॉलो किए तो एक आपका क्वेश्चन पूछता है हर बार यूजीसी, 2-3 साइकिल से मैं देख रहा हूँ, कई बार पूछ रखा है उसने स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, यही पूछा है ना यहाँ पर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता है हर बार। देखिए ये आपके दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होते हैं आपके सिस्टमेटिक, एक होते हैं आपके कॉन्टेक्ट वाले। अब इन दोनों की खासियत बताता हूँ कि जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कोई टारगेट होता है इनका, जो टारगेट इंसेक्ट होता है उसके सिस्टम में जाकर थ्रू इंजेक्शन प्रोसेस अगर वो पास करेगा, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो भी मटेरियल है वो पास करेगा, तभी उस इंसेक्ट की मौत होगी। जबकि जो कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इसमें अगर कोई भी जो इंसेक्ट है वो डायरेक्ट अगर इस कॉन्टेक्ट में आ गया, इसके केमिकल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो उसका वो किल कर देगा उसको, टारगेट को। तो आप ध्यान रखना ये दो टाइप के होते हैं। अब जो मेलाथियोन है आपका, मेलाथियोन ये इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है, मेलाथियोन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का। मेलाथियोन की हम बात करें और चीज़ें, तो मेलाथियोन आपका कैटेगरी इसकी है, ये एक तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, इस कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड्स हैं। अब इसके जो और साथीगण हैं इनके नाम बताता हूँ मैं, क्या पता आपको इन फ्यूचर पूछ ले। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी में और कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका पेराथियोन, पेराथियोन हुआ, क्लोरोपाइटोस, क्लोरोपाइटोस, ये सारे आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, क्योंकि इनमें जो फॉस्फेट कंपाउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और मैं एग्जांपल बताऊं तो एल्डी कार्ब, ये भी आपने नाम सुना होगा, एल्डी कार्ब जो कि ऑर्गेनो कार्बामेट है। तो आप ध्यान रखना इसमें जो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है मेलाथियोन, ये इसका एग्जांपल होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है, तो मेलाथियोन में मैं बताऊं तो इसमें जो फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं वो मेन होते हैं, इसमें क्लोरीन कंटेंट नहीं पाया जाता, ये क्लोरीन नहीं हैंडल करता है, ठीक है, इसमें क्लोरीन नहीं पाया जाता है। और जो मायरेक्स है वो आपका इसमें क्लोरीन पाया जाता है, और एंडोसल्फान है इसमें भी क्लोरीन पाया जाता है। ये एंडोसल्फान आपका इंडिया में बेन्ड है, तो आप ध्यान रखना ये चीज़। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। अब यहाँ पर ये मायरेक्स आ गया है तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, आसपास की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है काम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस जो भी बोल सकते हो आप, वो मेनली हुई थी आपके पीओपीज पर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है उन पर। 2001 में इसको किया गया था साइन, देन 2004 में ये केम इनटू फोर्स। अब पीओपीज क्या होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो कि आपके एटमॉस्फेयर में लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, तो वो होते हैं। और इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में जो एक टर्म बाहर आई थी वो आई थी आपके डर्टी डजन्स, डर्टी डजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इन 12 जो है ये डर्टी डजन्स, इनके नाम, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछता है, ये माइरेक्स भी इसी का ही पार्ट है। और आपको ये डर्टी डजन्स है, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेनली याद रखना आप। जो भी पीओपीज होता है वो आपका लिपोफिलिक होता है, यानी कि फेट सोल्यूबल, ठीक है, फेट सोल्यूबल्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल्स नहीं होते हैं, और फैटी टिश्यूज़ में जमा हो जाते हैं। फिर इनकी वजह से आपका जो बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस है वो होता है। अब डर्टी डजन्स है, अब कौन कौन से इनके टाइप्स, जो 12 डर्टी डजन्स है का देखो मैं बताता हूँ, इनकी कैटेगरीज आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। पहले आप 8 याद करो, देन 2 है, फिर 2 अलग से। 8 है वो आपके मेनली पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स। फिर ये 2 है वो आपके इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये लास्ट वाले 2 है वो इंडस्ट्रियल केमिकल है।
अब इनके नाम बताऊं तो देखिए, सबसे पहले आपको ये 8 याद करने हैं, तो जिनके पीछे भी रिन रिन आता है वो सबसे पहले आप याद कर लें कि एल्ड्रिन हुआ, डेंड्रिन हुआ, डेंड्रिन, फिर एंड्रिन, ये हुए ना, एल्ड्रिन, डेंड्रिन, एंड्रिन, फिर क्लोराडेन हुआ, क्लोराडेन, देन डीडीटी प्रोमिनेंट एग्जांपल, ये भी आपके इंडिया में बैन है। यहाँ पर आता है फिर मायरेक्स की एंट्री, जो कि ऑप्शन में दे रखा था। फिर एक हो आपका टोक्साफेन, देन लास्ट वाला है हेप्टाक्लोर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हेप्टाक्लोर। तो आप याद रखना ये सारे के सारे पेस्टिसाइड कैटेगरी में आते हैं, 30 डजन्स की। फिर बाई प्रोडक्ट की हम बात करें तो आपका मेनली होता है डाइऑक्सिन्स और फ्यूरान्स। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी प्रोसेस के दौरान बनते हैं। और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उनकी हम बात करें तो HCPs और PCBs, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन्स, बाईफिनाइल्स, ये दोनों इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनको आपके 2009 में ऐड किया गया था डर्टी डजन्स की लिस्ट में, तो आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है वो 2001 में साइंड हुई थी, 2004 में इम्प्लीमेंट हुई थी या केम इनटू फोर्स। देन ये किसके ऊपर है, आपके जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है के ऊपर भी है। और आपको पता होगा जो POPs है उसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी, आपका जो 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी एजुकेशन था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये सेक्शन से, ये सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये एक सिंगल हैंडेड यूनिट है, ठीक है, जिसमें ओनली वन टॉपिक है, EIA, ठीक है। और आप जितना भी इन डेप्थ पढ़ सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियली आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट है, इसकी डेफिनेशन हर साल पूछता है ये, कि द फॉर्मलाइज सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्लान। अगर आपको ये तीनों नाम दिख जाए कहीं पर, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लान, एज इट्स अल्टरनेटिव एज वेल एज यूजिंग द फाइंडिंग्स इन पब्लिक अकाउंटेबल डिसीजन मेकिंग, रेफर टू स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एक है पॉलिसी, प्रोग्राम और प्लान, ये तीन कीवर्ड्स मिल जाए 3P, तो वो हमेशा याद रखना आप, ऐसी ही होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। देखिए ये अगेन आपको मैं बताता हूँ, जो आपका दिसंबर वाला साइकिल हुआ था 2023 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, दो स्टेटमेंट दे रखी है। क्या है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, कि जो आपका स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है वो हेल्प करता है टू बिल्ड ए डिजायरेबल फ्यूचर, इट नॉट ए अटेम्प्ट टू नो द फ्यूचर। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। हम डिजायरेबल फ्यूचर इसमें बिल्ड कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर को जानने का कोई स्टेप नहीं है, इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है ये। देन हम बात करें तो ये इज ए परफॉर्म्ड थ्रू द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम्स है, ये एक अंडर नहीं आता, ये आपका SEA के अंडर आता है, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 है, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन इसमें। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ ये के रिगार्डिंग, ये आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव ये होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो ये है उसके टाइप्स क्या क्या है, मेनली जो इन जनरल। तो एक होता है आपका जो प्राइमरी ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है वह, ठीक है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं आपके आवर्स पर डे, आवर्स या डे में मेजर कर सकते हैं। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है प्राइमरी यही। देन आपका आता है सेकंड नंबर पर रैपिड रैपिड ये मैक्सिमम 3 मंथ तक चलता है, मैक्सिमम 3 मंथ, याद रखना आप। और थर्ड नंबर पर आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव ये जो कि ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं आपके ऑल 3 सीजन्स, ऑल 3 सीजन्स। 3 सीजन्स कौन कौन से हुए, आपका एक हो गया मानसून सीजन, फिर प्री मानसून सीजन, देन पोस्ट मानसून सीजन, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव यही है, उसमें देखिए
इसमें आपका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ असेसमेंट हम इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ असेसमेंट्स आर इंक्लूड इन इट। और इंडिया में आपका जो ये का प्रोसेस है वो लगभग 15 महीने लग जाते हैं उसमें होने तक, काफ़ी लंबा चलता है। तो आप याद रखना इसमें ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें ये के टाइप्स, जनरल ये के टाइप्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगेन आपका ये कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा है ये। अब आपको पता है कि ये की स्टेजेस होती हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग, फिर आपका जो थर्ड मेन स्टेज आता है वो पब्लिक हियरिंग हुआ, फिर लास्ट में आता है आपका अप्रेजल। ठीक है, ये जो चार है फंडामेंटल स्टेजेस होती है। इसके बीच में और भी होती है, लेकिन जो मेन स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ 2006 ये उसमें ये को मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। तो पब्लिक हियरिंग जहाँ भी यही होगा वहाँ पर पब्लिक हियरिंग कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था आपको कि कौन सी कैटेगरीज है के प्रोजेक्ट्स है वो नेसेसरी हैव टू कैरी आउट ये स्टडीज अलोंग विद पब्लिक हियरिंग एज पर द मिनिस्ट्री के रूल में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी है अलग अलग लेवल पर कैसे डिवाइड किए गए हैं प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की दो कैटेगरी होती है, एक ए कैटेगरी का प्रोजेक्ट होता है, एक बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट होता है। जो ए कैटेगरी का प्रोजेक्ट है उसके अंडर आपका पब्लिक हियरिंग और इसका ये भी मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है और पब्लिक हियरिंग भी आपके मैंडेटरी है। अब बी कैटेगरी में दो टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक B1 कैटेगरी होती है, एक B2 कैटेगरी होती है। अब B2 कैटेगरी है और B1 कैटेगरी का सेम टू सेम एक ए कैटेगरी है उसके जैसा ही सीन है। इसमें भी ये रिक्वायर्ड होता है और पब्लिक हियरिंग भी इसमें रिक्वायर्ड होती है। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर पब्लिक हियरिंग होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आप। अगर आपको ये भी पता होता कि ए और B1 कैटेगरी है उसके अंडर जो ये है वो मैंडेटरी है, तो ये तो पब्लिक हियरिंग है प्रोसेस, इट्स ए पार्ट ऑफ ये प्रोसेस। तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि ए है और आपका B1 है, ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर बी कैटेगरी कर देते हो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो आपका B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स आपके बी कैटेगरी में आते हैं, इसके जो सब कैटेगरीज है उसके लिए आपका जो ये है वो मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ये के प्रोजेक्ट्स का। तो ये सीन है इसमें, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये आपका क्वेश्चन कह सकते हैं एनवायरमेंटल जियो साइंस एक टाइप से जियोलॉजी से ही पूछा है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, उनके फॉर्मेशन की स्टेजेस बतानी है आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया था बताऊँ आपको। देखिए आप नीचे ये कटआउट लगा है 18 जून वाला पेपर, एज इट इज़ ये क्वेश्चन उठा के आपको पूछ लिया। अरेंज करना आपको फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट। अब इनिशियल टू लास्ट है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मेशन होता है। देखिए पेट्रोलियम डिपॉजिट, इसमें सबसे पहले आपका होता है फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं जनरेशन। फॉर्मेशन हुआ या फिर जनरेशन, देन इसके बाद में आपका होता है मेनली कह सकते हैं माइग्रेशन। जनरेशन हो गया, देन होगा माइग्रेशन। माइग्रेशन आपका दो टाइप से होता है, एक होता है आपका प्राइमरी माइग्रेशन, फिर होता है आपका सेकेंडरी माइग्रेशन। यहाँ पर बी है, देन डी, बी है, डी है, ई है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थर्ड आपका बन रहा है यहाँ पर। फिर हम बात करें तो ए आएगा एक्यूमुलेशन, माइग्रेशन के बाद में होता है आपका एक्यूमुलेशन। ये तीन ही मेन स्टेज होती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के फॉर्मेशन की। फिर अगर इसको लास्ट में और एक्सपेंड करें तो सीपेज को भी इसके अंडर काउंट कर लिया जाता है। सीपेज लास्ट स्टेज होती है, सीपेज सबसे लास्ट में होता है। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। क्या पता है इसमें हर क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड आपका काफ़ी करेक्ट हो रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं पेट्रोलियम के का फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या क्या है। सबसे पहले इसमें फॉर्मेशन या जनरेशन होता है,
देन हम बात करें तो इसमें माइग्रेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी माइग्रेशन में क्या होता है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स के डिपॉजिट्स हैं, पेट्रोलियम लिक्विड है, वो आपके पास करते हैं थ्रू द नैरो पोर्स। जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में जो पोर्स होते हैं वो नैरो होते हैं, और जो सेकेंडरी माइग्रेशन स्टेज होती है उसमें जो पोर्स हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन के। देन एक्यूमुलेशन, फिर सीपेज है लास्ट में। और इसी तरह 18 जून वाले ये पेपर में पूछा था। तो सबसे पहला आपका आएगा जनरेशन, देन माइग्रेशन, सी के बाद में ए, फिर एक्यूमुलेशन, फिर सीपेज। तो ऑप्शन थर्ड इसका भी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप ऑप्शन, जो आंसर के ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में आपका ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर। और यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये मैं मेनली आपको क्या बताने के लिए लेके आया हूँ। जो डिपॉजिट्स होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स के, वो मेनली डेवलप्ड होते हैं आपके एंटीक्लाइन रीजन में। ये आपको दिख रहा होगा, ये एंटीक्लाइन रीजन है, फिर आपका अगेन सिनक्लाइन, फिर एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, ऐसे चलता रहता है। तो ये एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके डेवलप होते हैं हाइड्रोकार्बन स्ट्रिप्स। जबकि जो सिनक्लाइन रीजन होता है, सिनक्लाइन रीजन ये वाला, इसमें आपके हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स वो डेवलप नहीं हो पाते। ये जो केप रॉक वाला क्वेश्चन है वो भी आपके 2 सितंबर वाले पेपर में पूछा था, जहाँ पर जो सेल रॉक्स होती है वो मेनली केप एज ए केप रॉक काम करती है, कोई भी पेट्रोलियम रिजर्वायर होता है उसके ऊपर। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका अगेन एयर पोल्यूशन यूनिट से। एयर पोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बिना किसी हिचक के। आपके CUT-PG जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस मास्टर्स लेवल पर, उसमें भी इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो प्लूम बिहेवियर वाला टॉपिक है, प्लूम बिहेवियर, ये आपको पूछता रहता है हर बार ना किसी ना किसी फॉर्म में। या तो कभी आपको गॉसियन प्लूम मॉडल वो पूछ लेगा, या इनसे रिलेटेड जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पूछ लेगा। नहीं तो आपका जो प्लूम बिहेवियर है ये आपका पूछते ही रहता है। तो इसमें आपको मैच करना था क्वेश्चन में कौन कौन सी कंडीशंस है, कैसे डेवलप होती है। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा डायरेक्टली ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ से उठाया गया एज इट इज़। और ये आपका मटेरियल है वो EPG पाठशाला, आपको पता होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आपके जो UGC होता है वो पेपर आपके यहीं से डिज़ाइन करता है मोस्टली। कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, गवर्नमेंट जो अपना सोर्स होता है उसे डिज़ाइन करता है। और कोई से इक्के दुक्के क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लिए उन्होंने कहीं से भी। इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं पर भी डाटा मिल सकता है। लेकिन जो आपके मेन सोर्स होते हैं वो आपके गवर्नमेंट के खुद की डिजाइन EPG पाठशाला के मटेरियल, या ई अध्ययन, ये हुआ इन्फ्लीब्लेंट की जो लाइब्रेरीज हैं उनके अंडर ये सारे मटेरियल होते हैं। तो उसी मटेरियल में से ये क्वेश्चन पूछा था। प्लूम बिहेवियर्स आपको पता होगा कि प्लूम के बिहेवियर्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेफ्ट से रेट कंडीशन होती है तब आपका डेवलप होता है लूपिंग प्लूम। इसमें स्ट्रॉन्ग लेफ्ट से रेट कंडीशन, तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट से कंडीशन था इसमें लूपिंग प्लूम। अगर बी को आप थर्ड से मैच करते हैं यहाँ पर तो आपके दो ऑप्शन हो जाते एलिमिनेट। 2 और 4 की बात थी। देन हम आगे प्लूम्स की बात करें तो कोनिंग प्लूम होता है वो आपका वीक लेफ्ट से रेट कंडीशन होती है इसमें। देन आता है आपका फेनिंग। फेनिंग आपको पता है ये सिंपल सा जाता है। और जो कोनिंग होता है इसमें कोन का फॉर्मेशन होता है और जिसका एंगल होता है अराउंड 10 डिग्री के आसपास। 10 डिग्री का कोण है वो आपका डेवलप हो जाता है, जो इंटरनल एंगल होता है इस प्लूम का। फिर आपके अगेन लोफ्टिंग प्लूम, जिसमें इन्वर्जन तो बिलो होता है और लेफ्ट से अलोफ्ट होता है। ठीक है, जो इन्वर्जन कंडीशन है वो नीचे डेवलप हो जाती है। यहाँ पर नीचे तो आपका स्टेबल कंडीशन होती है, जबकि ऊपर की साइड में अनस्टेबल कंडीशन होती है। क्योंकि नीचे स्टेबल कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्वर्जन कंडीशन डेवलप हो गई है। ये ग्राफ देखिए आप इसका, इसके देखिए एकदम पैरेलल साइड में। यहाँ पर जो हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन को हम इन्वर्जन कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें इन्वर्जन बिलो और लेफ्ट से अलोफ्ट। तो इन्वर्जन बिलो, लेफ्ट से अलोफ्ट, ये आपका एक टाइप से लोफ्टिंग प्लूम हो गया, ए का 2। फिर ए का 2
ये दोनों ऑप्शंस में ही है। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट प्लूम में आपका जो फ्यूमिगेशन है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है कि पहले आपका नीचे की साइड तो अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है, बट अपर साइड में आपका स्टेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है। यानी इन्वर्जन कंडीशन है, वो इन्वर्जन लेयर है उसके ऊपर डेवलप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर तो स्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है लेकिन नीचे अनस्टेबल बन जाता है। तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके नीचे ही स्प्रेड करते रहते हैं, और पोल्यूटेंट जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर हैबिटेंट्स, उनको हार्म करता है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊँ, जो फ्यूमिगेशन प्लूम्स होते हैं वो सबसे बेड क्वालिटी या फिर वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन के प्लूम्स होते हैं। और जो आपके लोफ्टिंग प्लूम्स होते हैं वो मोस्ट फेवरेबल प्लूम्स होते हैं, लोफ्टिंग प्लूम्स। जो फ्यूमिगेशन होते हैं वो एकदम वर्स्ट कंडीशन, इसको कोई फेवर नहीं करता, ठीक है। ये काफ़ी हजार्डस कंडीशन डेवलप कर देता है। और जो अगर ये अर्ली मॉर्निंग में अगर हो गया तो यहाँ पर, ये मेनली अर्ली मॉर्निंग में ही होता है, तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है वहाँ की पॉपुलेशन को। और ऐसी चीज़ हुई थी आपके जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 में। यहाँ पर क्या हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है वो ट्रिप्ड हो गई थी, और सुबह सुबह के जो एनवायरनमेंट में यहाँ पर फ्यूमिगेशन प्लूम है उसकी कंडीशन डेवलप होने के कारण सारी जो गैस थी वो उस सिटी के अंदर ही स्प्रेड हो गई थी, और इन्वर्जन लेयर का जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की साइड हो गया था, और जो वहाँ पर ऊपर की जो कंडीशन थी सरफेस है वो स्टेबल थी, जबकि जो नीचे की कंडीशन थी वो अनस्टेबल थी। फिर लास्ट टाइप का आपका जो प्लूम्स आता है वो आता है ट्रैपिंग प्लूम। इसमें क्या होता है, जो वीक होती है लेफ्ट से राइट तो, और इन्वर्जन अलोफ्ट। इसमें देखिए दो टाइप से होता है। ये सबसे पहले तो आपका ये कंडीशन है वो अनस्टेबल है, देन वापस स्टेबल कंडीशन आएगी, फिर अगेन अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी। तो ये होता है आपका सबसे लास्ट कैटेगरी का ट्रिपिंग प्लूम। एक और प्लूम होता है जो न्यूट्रल कैटेगरी का प्लूम होता है, जिसमें आपका ये ऐसे वर्टिकली मूव करता है प्लूम, होता है आपका न्यूट्रल कैटेगरी का प्लूम बिहेवियर है वो आपका। हम बात करें तो मेनली दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका विंड का। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, जो वीक लेफ्ट से बिलो है, तो ये तो हो गया आपका ट्रेपिंग, तो डी का 4 हो गया, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी का 1 हो गया, लेफ्ट से बिलो इन्वर्जन, ये फ्यूमिगेशन है। जैसा कि मैंने बताया था ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। जो प्लूम का बिहेवियर है वो आपका मेनली डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पर, विंड की डायरेक्शन या विंड का पैटर्न क्या है उस पर, ठीक है। ये जो मेन पैरामीटर है। और एक आपका टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल कौन सी, वर्टिकल, जो आपके वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल होती है इस पर भी डिपेंड करता है आपका प्लूम का बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें थी आपके प्लूम बिहेवियर के रिगार्डिंग। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए अपना, थोड़ा मौसम वायरल का चल रहा है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।